अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे माम्बा अपने परिवार के साथ रहती है। माम्बा का जो गांव है, वहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई नदी नहीं है। इसकी वजह से उसे कई घंटे चलने पड़ते हैं पास के नदी में जाने के लिए और वहाँ से पानी लाने के लिए। जब वो पानी भर के अपने घर में आ जाती है तो अपनी माँ को काम करने में मदद करती है, अपने भाइयों को मदद करती है, गोट का ध्यान रखने में, चराने में। उसका जो पूरा फैमिली है वो एक रॉकी लैंड पे रहता है और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। माम्बा के पिता किसान हैं और वो अपने खेत में मकई, बीन्स और अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को उगाते हैं, लेकिन क्रॉप अच्छे से हो नहीं पाता, फसल बर्बाद हो जाती है, एग्रीकल्चरल यील्ड काफ़ी कम होता है। काफ़ी ज़्यादा खेती करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी उतना फसल उपज नहीं पाता। इसकी वजह से उस फैमिली की इनकम काफ़ी कम है और इसी रीज़न की वजह से पूरे साल भर वो परिवार अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खा पाता, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पाता। तो ये एक अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड और गरीब देश के गरीब गांव की कहानी है। और वहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोगों की कहानी माम्बा और उसके परिवार की तरह ही है, जहाँ पे पानी के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, डेली लाइफ जीने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में एक सीप रियरिंग रीजन, एक ऐसा इलाका जहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है और उसे अ, उसकी खेती की जाती है, उसका एग्रीकल्चर रियरिंग किया जाता है। तो उसके सेंटर में पीटर रहता है, पीटर नाम कर एक लड़का है, वो रहता है। यहाँ उसका जो परिवार है वो एक वूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चलाता है। हर दिन जब पीटर स्कूल से आता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो सीप को चरा रहे हैं, सीप की केयरिंग कर रहे हैं। उनका जो सीप यार्ड है वो एक वाइड ग्रासी प्लेन में फैला हुआ है और उसके दूर में एक पहाड़ी भी है। मतलब उनका जो एरिया है, वो जिस जगह पे रहता है, एक तरफ पहाड़ी है और यहाँ पे प्लेन है, और इस प्लेन में उसका सीप रियरिंग सेंटर है जहाँ पे वूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसको उसका परिवार चलाता है। वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइंटिफिक तरीके से सीप को पाला जाता है। पीटर का जो परिवार है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी उगाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बच्चों की कहानी है, दो अलग अलग कंट्री की कहानी है। दुनिया के दो अलग अलग हिस्से में लोग काफ़ी अलग तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। यहाँ पे माम्बा स्कूल नहीं जाती, यहाँ पे पीटर स्कूल जाता है। यहाँ पे एक परिवार काफ़ी मेहनत करने के बाद अपने एक दिन की बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर एक परिवार फैक्ट्री चला रहा है, काफ़ी इनकम कमा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एरिया का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल काफ़ी अलग है। उसका प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और यहाँ पे इस केस में टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जा रहा है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज दुनिया के अलग अलग रीजन में किया जा रहा है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि एक रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक रीजन का जो फिजिकल फैक्टर है और टेक्नोलॉजिकल यूज है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करता है, काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। लैंड लैंड एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। दुनिया में जो टोटल सरफेस एरिया है इसमें 29% एरिया में लैंड है और 71% एरिया में ओशियन है या फिर वाटर बॉडी है। लेकिन अगर बात की जाए, ये जो लैंड एरिया है इसका काफ़ी स्मॉल परसेंटेज या स्मॉल एरिया में ही लोग रहते हैं। बाकी एरिया ऐसा है जो कि हैबिटेबल नहीं है। यहाँ पे बात करी गई है कि दुनिया की 90% आबादी
केवल 30% लैंड एरिया में रहती है। 90% आबादी 30% लैंड एरिया में रहती है और ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में रहती है। बाकी जो 70% लैंड एरिया है वहाँ या तो काफ़ी कम आबादी रहती है या फिर ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, यानी ये रीजन अनइनहेबिटेड है। लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, क्योंकि एक रीजन का दूसरे रीजन से लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफिकल फीचर, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एक इलाका जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, रस्ट टोपोग्राफी है, या फिर माउंटेन है तो माउंटेन का स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इसका ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर माउंटेन का ग्रेडियंट या स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्टीप है या फिर ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो वहाँ पे काफ़ी कम आबादी रहती है। एक ऐसा एरिया जो कि लो लाइंग है, जहाँ पे फ्लड आने का खतरा रहता है। लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी जमा होने का, पानी भराव का खतरा है, फ्लड आने का खतरा है, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ जाने का खतरा है, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। डेजर्ट इलाका, घना जंगल, तो यहाँ पे आम तौर पे पॉपुलेशन काफ़ी कम रहता है या फिर पॉपुलेशन नहीं रहता है। वहीं अगर बात की जाए प्लेन एरिया की, रिवर वैली की, तो ये फ्लैट लैंड प्रोवाइड करता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है, कल्टीवेशन किया जा सकता है, इंडस्ट्री को काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को डेवलप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी वजह से जो प्लेन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे इंडिया का नॉर्थ इंडियन प्लेन या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन, ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम बात करें कि डेजर्ट, लो लाइंग एरिया या फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। लैंड यूज, लैंड को अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो लैंड का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए किया जा रहा है, इसी चीज़ को हम लोग लैंड यूज कहते हैं। लैंड का जो यूज किसी एक रीजन में किया जा रहा है वो बहुत सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उस एरिया का टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी यानी लैंड का स्लोप कैसा है, लैंड का प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, सॉइल किस टाइप का है, क्लाइमेट किस तरीके का है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे क्या पानी अवेलेबल है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें एक एरिया के लैंड यूज को डिटरमाइन करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर कहीं पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब पानी आसपास के इलाकों में नहीं है, तो वहाँ पे सही तरीके से एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकेगा। एग्रीकल्चर हो इसके लिए वाटर का अवेलेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी और ये सारे फैक्टर्स लैंड यूज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। और ह्यूमन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लैंड यूज पैटर्न को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, अपने टेक्नोलॉजी से, अपने स्किल से, अपने एडवांसमेंट से। लैंड को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं ऑनरशिप के आधार पे, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड को एक इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन करता है, वहीं कम्युनिटी लैंड को एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑन करता है, और इस लैंड का इस्तेमाल कॉमन पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे फॉडर वगैरह को, जानवरों के लिए जो खाना है उसको कलेक्ट करने के लिए, पेड़ पौधे के अलग अलग प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, जैसे फल, नट्स, मेडिसिनल प्लांट्स। तो कम्युनिटी लैंड का इस्तेमाल कॉमन यूज के लिए किया जा रहा है, उसको कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, उस पर किसी एक इंसान का ओनरशिप नहीं है, इट विल बी यूज्ड बाय एवरीवन। तो कॉमन प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। इस दुनिया के अंदर लोगों की आबादी और लोगों की डिमांड्स काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। लेट 1970s के बाद से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला है, जहाँ पे इंडिया
चाइना और साउथ सेंट्रल एशियन कंट्री की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी। लोगों के नंबर बढ़ने की वजह से, उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से लैंड के ऊपर और जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड तो लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है और लोगों का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या केस देखने को मिल रहा है कि लैंड तो लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेकिन लोगों का नंबर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक एरिया का लैंड दूसरे एरिया के लैंड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की आबादी जब बढ़ने लगी तो लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, तो लोगों ने कॉमन लैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहाँ पे कॉमर्शियल एरिया बनाया, इंडस्ट्रीज बनाए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए शहरों के इलाकों में। और गांव में क्या किया, गांव में लोगों को चाहिए खेती, एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, खेत चाहिए। तो खेत कहाँ से आएगा, लैंड तो लिमिटेड है। तो पहले अगर जहाँ पे जंगल था तो जंगल को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया। तो क्या हो रहा है कि जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, कॉमन लैंड है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर कर या तो एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया जा रहा है या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या इंडस्ट्री बना दिए जा रहे हैं, होटल्स बना दिए जा रहे हैं। इन सारे रीजन्स की वजह से लैंड यूज पैटर्न में जो इतना ड्रामेटिक चेंज देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से उस सोसाइटी का कल्चर, उस सोसाइटी का जो भी सोसाइटल सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। इन सारे रीजन्स की वजह से लैंड डिग्रेड कर रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बाढ़ है, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुंच रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इन सारे रीजन्स की वजह से कहीं पे एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंशन हो रहा है तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, जंगलों को काट कर रोड बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं। तो बहुत बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। तो इंसान जो अपना लैंड यूज पैटर्न है इसमें जो चेंज कर रहा है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज और काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। इसलिए हमें जो भी डिसीजन है, जो भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है वो सस्टेनेबल तरीके से करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट बनाए रखें।